नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में सोमवार शाम ध्वनि मत के साथ एक सुर में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 आखिरकार पास हो गया। हालांकि विपक्ष ने मांग की थी कि इसे जांच के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमवार को सदन में अपने बयान में कहा था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। इससे इतना महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस नए विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर विपक्ष एकजुटता के साथ विरोध कर रहा है, इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की बात कह रहा है और केंद्र सरकार इसका बखान कर रही है। मोदी सरकार की तरफ से लाया गया आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 120 साल पुराने अपराधियों के पहचान कानून 1920 को रिप्लेस करेगा। अब जब ये नया अधिनियम 1920 वाले अधिनियम की जगह लेगा तो इसमें नया क्या जुड़ेगा? इस नए अधिनियम के मुताबिक सरकार आदतन अपराधियों, गिरफ्तार आरोपियों और मुजरिमों के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी या फिर डेटा जुटा पाएगी। ये विधेयक पुलिस और इसी के साथ ही जेल अधिकारियों को ये अनुमति देगा कि वो गिरफ्तार किए गए लोग, हिरासत में लिए गए आरोपी और इसी के साथ ही अपराधियों के रेटिना, आइरिस स्कैन और इसी के साथ ही बायोलॉजिकल सैंपल का संग्रह कर उसका विश्लेषण करें। इसके पहले 1920 वाले कानून में मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के फिंगरप्रिंट, इसी के साथ ही फुटप्रिंट और तस्वीरें लेने का प्रावधान था। हालांकि बिल को विपक्ष के अलावा मानवाधिकार के वकीलों और इसी के साथ ही एक्टिविस्ट की तरफ से विरोध झेलना पड़ रहा है और वो लोग इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। आज अपने खास कार्यक्रम में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको कुछ प्रतिक्रिया। 1920 के बंदी शिनाख्त कानून को रिप्लेस करेगा और 1920 से जो स्थापित है वो बंदी शिनाख्त कानून आज कई दृष्टि से अपने आप में, समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक समय से कालबाह्य हो गया है। सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है, इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तावित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दोष सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। और आगे पर यहाँ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। ये जो विधेयक है ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं उतरता। भारत के संविधान में 3 धाराएं हैं, धारा 14, धारा 19 और धारा 21। इन 3 धाराओं को संविधान का गोल्डन ट्रायंगल माना गया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं और भारत के नागरिकों के अलावा भी बाकी लोगों को दिए हैं, ये उसका मूलभूत निचोड़ है, धारा 14, 19 और 21। और ये जो विधेयक है वो तीनों उन धाराओं का और जो धारा 20(3) है उसकी अवमानना करता है। ये जो बिल लाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन का, हम तो क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और हमें याद नहीं हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे और डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे उच्च पदों पर बैठे जो 19 महीने मीसा में भी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, आप क्या इसको पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो? आप क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भारत को? आप
क्या आप किसको आप पावर दे रहे हो? एक इसमें बिल में जो कहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकते। तो देखिए, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 एक तरफ केंद्र सरकार है जो इसके फायदे गिना रही है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार ये इसका विरोध कर रहा है। और साथ ही साथ देखिए, पार्लियामेंट कमेटी पर को भी भेजे जाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीबी पांडे हैं, पूर्व न्यायाधीश, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो सीबी पांडे जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, ये जो बिल है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022, एक तरफ केंद्र सरकार है जो खूबियां गिना रही है, ऐसा क्या है इस बिल में जो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है सर? क्या वजह है इसकी? सीबी पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको सर मेरी? तो शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी, सवाल मेरा यही आपसे भी सबसे पहले तो कि एक तरफ सरकार है, केंद्र सरकार, जो लगातार इसकी खूबियां गिना रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है इस बिल का। क्या वजह है, क्यों विरोध किया जा रहा है सर? स्वाति जी, एक बात जान लीजिए कि एक हमारे यहाँ बहुत प्रचलित बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर जस्टिस अगर देर से मिला तो समझिए जस्टिस मिला ही नहीं, क्योंकि इतनी परेशानी के थ्रू आदमी लोग जाते हैं जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि उसकी पीड़ा को सिर्फ वही समझ सकता है। अगर कोई एक बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है और पास होने में यही नहीं, एक्चुअली इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि ये 120 इयर्स ओल्ड एक बिल था पहले, उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है और उसके अंदर कुछ पावर्स जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दिया है। इसमें बेसिकली ये है कि अगर कोई अपराधी है या आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी ऐसा है जिसे हम वैसे भी बोलते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, अगर एक हैबिचुअल ऑफेंडर को बार बार एक काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो इज ए ब्लॉट टू द सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर एक धब्बा है। अगर कोई बिल या कोई और माध्यम से अगर ऐसे आदमी का जो बार बार कानून को तोड़ने में विश्वास रखता है और उसको चेक करने के लिए अगर कोई बिल पास हो रहा है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे कि कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 14, 19 और 20 का वायलेशन है। वायलेशन है, माना उनके कुछ राइट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम राइट्स जो बाकी लोग, बाकी पब्लिक है उनका भी है, जो उन लोगों की वजह से जो लोग पीड़ित हैं उनका भी राइट्स है, जो लोग उन लोगों के वजह से कि जो अपराध कर जाते हैं और उनको पकड़ नहीं पाते किसी भी वजह से, वो उनके भी राइट्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये कुछ आ गया और अगर इसमें क्रिमिनल्स को हमने एक डाटा प्रोवाइड कर लिया, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, आजकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी, मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े थे कि उसके अंदर वो फिंगरप्रिंट्स को भी चेंज कर लेते हैं अपराधी लोग। तो अगर किसी तरह से अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और किसी तरह का मॉडिफिकेशन इसमें हो रहा है तो मेरे हिसाब से स्वाति जी इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सबका दायित्व भी बनता है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपराध को रोकने में सरकार की मदद करें। ठीक है डॉक्टर प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। सीबी पांडे जी, आवाज मिल पा रही है अब आपको मेरी? हाँ, मिले। बिल्कुल। सीबी पांडे जी, देखिए सवाल यही कि क्या वजह है जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि अब जो ये नया बिल है जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 है और जिस बिल को ये रिप्लेस कर रहा है इसमें तो और चीजें ऐड की गई हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट या फिर तस्वीरें लेने का प्रावधान था इसमें, सिर्फ उसी की वजह से अपराधियों की पहचान होती थी, और अब नई चीजें ऐड की गई हैं, आसानी से जो अपराधी है उनकी पहचान हो पाएगी। तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है विपक्ष को? ये तो तमाम चीजों को आसान कर रहा है।
अगर आसानी से अगर किसी अपराधी की पहचान होती है तो? नहीं, ठीक है, ये तो कानून पहले से भी था, 1920 से है और देश की आज़ादी के पहले से कानून है। और ये साक्ष्य के लिए इकट्ठा करने के लिए जरूरी है कि फिंगरप्रिंट हो जाए और लोगों अपराधियों का फिंगरप्रिंट लिया जाए और ब्लड शैंपू लिया जाए, ये पहले से भी था। लेकिन इसमें इस बिल में एक चीज जोड़ी गई है, वो उनसे उन लोगों का आपत्ति है। वो ये जोड़ा गया है कि अभी तक ये था कि पहले तो जो सजायाफ्ता हो जाते थे उनका लिया जाता था कि जो भी सजायाफ्ता हो गया, जिसकी सजा हो गई, उनका परमानेंट, उनका फिंगरप्रिंट और तमाम इस तरह की पहचान वाली चीजें उनके रख ली जाती थी सजायाफ्ता में जी। बाकी अगर जो सजायाफ्ता नहीं है, केवल अरेस्ट हुआ है कोई आदमी, तो अरेस्ट करने के लिए ये व्यवस्था कर दी गई थी कि बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के उसका कोई आप एविडेंस उसके खिलाफ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे इतने नहीं, लाई डिटेक्टर के लिए जैसे होता है कि आप झूठ बोल रहा है कि नहीं, तो लाई डिटेक्टर की मशीन पर लगाने के लिए भी आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती थी। इस तरह जो भी उसके खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ कोई भी अब अगर साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं तो कानून ये है कि किसी के अभियुक्त के खिलाफ आप साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकते हैं उसके द्वारा। मतलब ये समझ लीजिए, ये समझने की बात है कि अगर कोई अभियुक्त है तो उसको आप फोर्स करके उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मजिस्ट्रेट अगर अनुमति देता है तो ऐसी स्थिति में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम मजिस्ट्रेट की अनुमति लेके कि हम इसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने की अनुमति दीजिए। अब इन्होंने जो इस नए बिल में ये चीज जो लाई है कि अब मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं है। अब अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया तो पुलिस चाहे तो अपने मन से उनके खिलाफ जो भी एविडेंस इकट्ठा करना हो, चाहे उनका रेटिना टेस्ट कराना हो या फिंगरप्रिंट लेना हो, चाहे और भी साक्ष्य उनके खिलाफ लेना हो, ब्लड टेस्ट लेना हो, तो वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो दिया है, तो इससे ये लगता है कि अगर ये इसका उनको लग रहा है लोगों को कि इससे दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग होने का मतलब है कि आप जबरदस्ती मजिस्ट्रेट वो एविक्ट से करेंगे, क्योंकि वो अभी तो वो दोषी है नहीं। अभी तो वो एक आदमी पकड़ा गया है, एफआईआर किसी ने कर दिया और उसको आप अरेस्ट करने के लिए पकड़ लिए और फिर उसके खिलाफ उसका रेटिना टेस्ट कराने लगे और उसको इन चीज़ों के लिए, और फिर उसके पुलिस से इसी बहाने आप 2 दिन या 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगेंगे कि इनका ये टेस्ट कराना है, इनका ये टेस्ट लेना है, तो उसका हैरेसमेंट हो जाएगा। तो उसकी एक पर्सनल प्राइवेसी वो भी डिस्टर्ब होगी और हरासमेंट का इस बात को लेके वो लोग संशंकित हैं। और इसीलिए ये देखिए, इस बिल को पार्लियामेंट ने इसीलिए पास नहीं किया, पास तो कर दिया लेकिन उसको कह दिया कि इसको हम स्टैंडिंग कमेटी भेजेंगे ताकि इन इश्यूज पे गहराई से विचार हो। तो विपक्ष ने भी मांगा कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए और होम मिनिस्टर खुद ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाए ताकि ये जो इश्यूज हैं इस पर गंभीरता से विचार किया जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं इस बिल के लाने से साक्ष्य के बहाने किसी को आप जब जिसको चाहे उसको हर्ष कर लें, और जो कि फंडामेंटल राइट है। जैसे कि सभी को मालूम है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसके खिलाफ आप इस तरह की कार्रवाई बिना लीगल प्रोसेस के नहीं कर सकते हैं और उसके प्राइवेसी को हनन नहीं कर सकते हैं और उसके खिलाफ साक्ष्य उसके मर्जी के बिना कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पुलिस को पावर दिया गया है, इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये विरोध उन लोगों का जता है। लेकिन सीबी पांडे जी, यहाँ पर अमित शाह को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको, ये जो बिल लाया गया है उसको मजबूती देगा और जो तमाम चीज़ें थी, चाहे वो समय की दृष्टि से देखा जाए और साथ ही साथ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने तो ये भी कहा जो प्रमाण अदालत में देने चाहिए, मतलब आसानी से वो प्रमाण है वो उपलब्ध हो सकते हैं, ये जो नया बिल लाया गया है। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस सांसद को सुन रहे थे मनीष तिवारी ने, उन्होंने 3 धाराओं का यहाँ पर जिक्र किया है सर। उन्होंने धारा 14, 19 और 21 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो तीनों धाराएं हैं वो हमारे संविधान का गोल्डन ट्राइंगल है और उन तमाम धाराओं का मानना ये जो बिल लाया गया है वो कर रहा है। हाँ, तो वही देखिए, उनका अमित शाह कहना है कि ये साक्ष्य के लिए तो जरूरी है। और क्या इसका अभियुक्त क्या पहचान करने का मतलब, कोई अभियुक्त मान ले, होता क्या है कि किसी अभियुक्त के बारे में आपको जानकारी नहीं है, एफआईआर कर दिया कि किसी ने आके घर में मर्डर करके चला गया जी। अब घर में मर्डर करके चला गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो अब वो उसके बारे में अगर पहले से किसी भी व्यक्ति, वो वहाँ फिंगरप्रिंट कहीं है, उसका कहीं ब्लड गिरा हुआ है या ये सारी चीजें हैं, तो आपने किसी को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद आप ये सोचते हैं कि देखें जो फिंगरप्रिंट उस घटना स्थल पर था वही फिंगरप्रिंट है कि नहीं है,
पहले उसका जो ब्लड गिरा है कि वो नहीं है, या मान ली सीसीटीवी कैमरे में उसकी आंख का रेटिना का फोटो आ गया है तो एक्चुअली वही आदमी है कि नहीं है। तो इन्हीं चीजों को आपको देखना है कि उस मौके पर जो चीजें उपलब्ध है साक्ष्य के रूप में, अगर जो आदमी पकड़ा गया है उससे वो मेल खाता है कि नहीं खाता। तो इसीलिए ये बिल लाया गया है कि उसको एविडेंस मिला देंगे कि जो घटना बती वही आदमी, जो आदमी पकड़ा गया है उसके साथ थी। तो ये अभी भी है कानून ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कानून में जैसे एक दो चीजें रेटिना उटिना का नहीं लिखा है, लेकिन फिंगरप्रिंट का आज भी लिखा हुआ है, ब्लड टेस्ट का आज भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी ये था कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस जाती थी कि हम मिलाना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर तब हम उसको, ताकि मजिस्ट्रेट की अनुमति से उस एक्यूज को हरेस ना कर सके। ये है ना कि किसी तरह से उसको तो एक प्रोटेक्शन था एक्यूज को, तो अब वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल पुलिस के हाथ में हो जाएगा ना, पुलिस को जाना नहीं है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकता है कि अभियुक्त के साथ वो तो उन्होंने कोई घिसी पिटी बात कही, कोई हमेशा कोई नई बात नहीं कही। तो हमेशा जब भी कानून साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए आता है तो यही कहा जाता है कि अपराध को कम करने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। तो ये कोई नया, ऐसा कोई नया भी नहीं है, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं, बस इतना ही है कि 2-3 रेटिना जोड़ दिया गया और एक आध चीजें, पूरा बिल तो नहीं सामने आया है, लेकिन आंख के लिए है और ये 2 चीजें जोड़ दी गई। लेकिन जो मजिस्ट्रेट की अनुमति को खत्म किया गया है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, ये इसका ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसमें हमारे समझ से जैसा कि हमारे देश की पुलिस है उसको इतना पावर नहीं देना चाहिए, मेरा भी है, मजिस्ट्रेट अनुमति दे ही देता है। नॉर्मली किसी मामले में जाएंगे और आप कहेंगे कि हम साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट क्यों नहीं अनुमति देगा, तो मजिस्ट्रेट अनुमति देता ही देता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जिस तरह की पुलिस देश में भारत की पुलिस है, जिस तरह से वो झूठे मूठे मामले बनाती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, तो उसको लिहाज रखने हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति जो आप पहले चला रहा है उसको आज भी उस व्यवस्था को रखना चाहिए। इससे कोई उसमें कोई साक्ष्य इकट्ठा पर, हाँ जो चीज़ जोड़ना है उसमें जोड़ दीजिए, ये ठीक है। अब जो चीज़ नया आपने जोड़ा है उसको जोड़ दीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के इस तरह के साक्ष्य इकट्ठा करने का तरीका ही ठीक नहीं है। ये ठीक है सीपी पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, देखिए इस बिल का विरोध तो विपक्ष कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए मानवाधिकार के वकील और एक्टिविस्ट की तरफ से भी इस बिल का विरोध किया जा रहा है। क्या वजह, जो सीपी पांडे जी ने बताया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति इसमें खत्म कर दी गई है, क्या यही वजह है या कोई और भी वजह है? बिल से भी उनको दिक्कत है, क्या कह रहे हैं वो? स्वाति, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही जैसे जिसे बाइबल बोलते हैं, वो एक जजमेंट है हमारी ललिता कुमारी करके। ललिता कुमारी की जो जजमेंट है वो बिल्कुल साफ साफ ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और उसको हर पुलिस को या अदर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको हिदायत है उसके अंदर, और कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसका वायलेशन नहीं कर सकती, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा केस जो प्रमा फसाई प्रतीत होता हो कि एक केस मेड आउट हुआ है, केस एक कोई अपराध हुआ है, और वो अपराध अगर पुलिस की नॉलेज में आता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है FIR लॉन्च करने के लिए जी। ये एस्पेक्ट फर्स्ट एस्पेक्ट होता है जब भी आप कोई क्राइम हुआ, उसके क्राइम का कॉग्निजेंस जब आप लेते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पुलिस को सबसे पहले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलेगा, उसके बाद ललिता कुमारी को फॉलो करते हुए वो FIR लॉन्च करेगी जी। अब देखिए जो स्टेप है, जो अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2021 का है, एक बार जब FIR हो गई तो एक बात तो सच हो गई कि प्रमा फसाइली उस पर्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट, प्रमा फसाइली पहले, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा हुआ है प्रमा फसाइली, अगर कोई केस उसके खिलाफ बनता है, ऐसा नहीं है कि सड़क पे चलते किसी को भी उठा लेंगे आप। तो उसमें प्रमा फसाइली पहले ये सिद्ध हो गया कि इसमें इस आदमी ने कोई ना कोई अपराध किया है। अब आप ये देखिए, हमारा सिस्टम जो है एविडेंस बेस्ड सिस्टम है जी। हम जब FIR भी हो गई, उसके बाद चार्जेस के ऊपर आपने डिफरेंट धाराओं के अंदर किसी को बुक कर दिया, बुक होने के बाद कोर्ट के पास फाइल जाती है और उसके ऊपर जो सेक्शंस पुलिस उस पे लगाती है उसको फिर जज सुनते हैं और चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम का मतलब ये है कि वो ये देखा जाता है कि जो पुलिस ने यहाँ पर इनके खिलाफ धाराएं लगाई हैं कि इसमें संलिप्त है, इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर एक्यूज की जी, कि क्या ये धाराएं इसके ऊपर बनती भी है या नहीं बनती हैं, और आर्गुमेंट सुनने के बाद और जो रिकॉर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज ए प्रूफ, उनको सुनने के बाद
फाइनल कॉल जज की होती है कि वो हो सकता है कि उसको डिस्चार्ज कर दे उस केस से, या ये भी हो सकता है कि उनमें से काफी सारे केसेस वो जो सेक्शंस लगी उनको ड्रॉप कर दे जी। तो पुलिस को अपने केस को, अभी देखिए आप ये भी मानेंगे कि मैं रोजाना किसी ना किसी केस में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे लिए रोज की बात है, हम जानते हैं कि काफी सारे मुजरिम सिर्फ इसलिए से छूट जाते हैं क्योंकि एविडेंस की कमी होती है जी। एविडेंस की जब कमी है तो आपको कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिससे, जैसे अब आप देखिए पिछले 10-15 दिन में कितना एडवांसमेंट आ गया है। पहले क्या कोई किसी का मर्डर करता था जब तक मोबाइल फोन नहीं थे, या एडवांस मोबाइल फोन नहीं थे मैं बोलूंगा, किसी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड हो पाती थी? नहीं हो पाती थी। कि क्या किसी की एग्जैक्ट लोकेशन की, क्या ये आदमी उस पर्टिकुलर एरिया पे था या नहीं था, वो नहीं होती थी। क्या उस आदमी ने जो उसके ऊपर चाकू या गन या जो भी कुछ यूज किया, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन या इवेल्युएशन इतना अच्छे से हो पाता था? नहीं हो पाता था। तो एडवांसमेंट इज द नीड ऑफ टाइम। जी स्वाति, आप ये समझ लीजिए कि अगर एडवांसमेंट नहीं होगी तो हमेशा जो अपराधी होते हैं वो पुलिस से 4 कदम आगे होते हैं। अगर पुलिस, क्योंकि पुलिस को अपना केस को मजबूती से और उसको प्रूव करने के लिए, एक होता है सिर्फ कि केस को आपने प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट के सामने, एक होता है कि जो चार्जेस आपने लगाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी जज है, एडवर्स इन्फ्लुएंस उसके ऊपर भी आता है, पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर भी आता है कि आपने सेक्शन क्यों लगा दिए। और उसके बाद अगर वो नहीं हो तो ये भी प्रोविजन है कि पुलिस को आप मतलब अपने डैमेजेस भी मांग सकते हैं। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रूव देयर केस, पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ऐसा कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए ना, जिससे कि वो लूप होल ना रह जाए और वो अपने केस को वाटर प्रूफ कर दे, टाइट कर दे, ताकि किसी भी तरह का कोई अपराधी अगर वाकई में उसने किया है तो वो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जिसने नहीं किया है तो फाइनल कॉल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नहीं है, फाइनल कॉल तो कोर्ट की ही है आज भी। इस बिल से ना तो कोर्ट कहीं जा रहे हैं, ना जो राइट्स है, अधिकार हैं किसी भी इंडिविजुअल के, एक्यूज के भी, जो बिकॉज सारा का सारा आज भी जितने भी सीआरपीसी हुआ, आईपीसी ले लो, एविडेंस एक्ट ले लो, आप जितनी भी बुक्स हैं, हमारी बाइबल माना जाता है इसको क्रिमिनल लॉ का, ये तीनों की तीनों जो बुक्स हैं ये बेसिकली एविडेंस के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने किसी को कुछ कह दिया और वो बस उसको सजा ही हो गई जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई एडवांसमेंट हो रही है जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली एक सोसाइटी पे होगा, क्योंकि देखिए आप ये तो मानेंगे कि स्टेट की ड्यूटी है क्राइम को रोकना। ठीक है डॉक्टर प्रदीप जी, समय की कमी है इसलिए एक छोटा सा कमेंट सीबी पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, हम बीएसपी सांसद दानिश अली को भी सुन रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि आप क्या इसे पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति इसमें खत्म कर दी गई है, अब जो नया बिल लाया गया है। और अब देखिए, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि इसे पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। अब अगर वहां पर जाता है ये बिल और उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की जाती हैं या फिर हटाई जाती है, तो उसके बाद क्या? और अगर इस बिल में कुछ नहीं हटाया जाता तो भी तो विपक्ष इसको मानेगा। एक छोटा सा कमेंट सर आपकी तरफ से। तो स्टैंडिंग कमेटी में ये जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने का मतलब ये है कि इस बिल पे सारा डिटेल में ये बहस होती है आपस में कमेटी के बीच में, और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं और उसको बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, ये बात उठा रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट जाके स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी बात कह सकते हैं और उनको ये जो आपत्तियां हैं वो कह सकते हैं। जैसे मनीष तिवारी ने आपत्ति उठाई कि फंडामेंटल राइट का पूरी तरह से वायलेशन कर रहा है, तो वो आपत्ति स्टैंडिंग कमेटी के सामने रह सकते हैं। हो सकता है मनीष तिवारी को भी उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में रखेंगे उनको, और वो अपनी बात वहाँ उठा सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें उठाई जा रही उठा सकते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के जाने का मतलब ये है कि इस चीज़ को सारे बातें उसको थ्रेडवेयर ढंग से उसको एनालाइज किया जाता है कि कहीं किसी कानून का भी उल्लंघन न हो, ह्यूमन राइट का उल्लंघन न हो, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न हो, और उसके बाद वो लोग अपना सजेशन देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी अपना सजेशन देती है, उस सजेशन को मद्देनजर रखते हुए फिर पार्लियामेंट जब बिल बनता है तो वो पार्लियामेंट उसको सजेशन को चाहे तो उसको शामिल कर ले, और लगता है कि वो सजेशन कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो शामिल ना करे, फिर वो पार्लियामेंट के सामने वो लोकसभा के सामने आएगा और लोकसभा फिर उस पर विचार करेगा, और लोकसभा जब पारित कर देगा तो फिर राज्यसभा जाएगा, फिर तब वो कानून पारित होगा।
तो एक प्रक्रिया है, अभी इस प्रक्रिया भी अच्छा है कि एक शुरुआत हो गई, अभी तो इंट्रोड्यूस हो गया बिल, और बिल इंट्रोड्यूस होके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और अब इसमें प्रक्रिया चलेगी। ये सारी बातें उनके सामने, सबके सामने ठीक है सीबी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार इस बिल के फायदे बता रही है, वो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा और जो सबूत इकट्ठा करने में परेशानी आती थी पहले, उसमें आसानी आ जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और उसने मांग भी की है कि पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर अच्छे से चर्चा हो पाएगी। हालांकि देखना होगा आने वाले समय क्या होगा कि कमेटी की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है और विपक्ष उसके बाद क्या करता है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।